जय हिंद साथियों, नमस्कार, सुप्रभात। कैसे हैं आप? मैं हूं आपका दोस्त देवदत्त मिश्रा, आपके अपने चैनल कोचिंग जंक्शन पर लेकर के आया हूं करंट अफेयर की सीरीज। सुबह के बज गए हैं 7, हाजिर हो जाइए, जल्दी से आ जाइए, उठ जाइए अगर आप सो करके नहीं उठे हैं तो, और सो करके उठ गए हैं तो अपने मित्रों को भी जल्दी से जो है लिंक शेयर कर दीजिए, उनको भी जोड़ लीजिए। पढ़ने वाले हैं हम महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर की सीरीज शुरू करें इससे पहले मैं आपको खुशखबरी देना चाहता हूं कि इलाहाबाद यानी प्रयागराज में कोचिंग जंक्शन का यूपीएसआई के लिए ऑफलाइन बैच शुरू होने जा रहा है। तो आप में से जो छात्र या जो स्टूडेंट, जो आपके मित्र यार इलाहाबाद के आसपास रहते हैं या इलाहाबाद में रह करके डेडिकेटेड होकर के ऑफलाइन तरीके से यूपीएसआई की तैयारी करना चाहते हैं, तो उनके लिए सर्वश्रेष्ठ विकल्प इलाहाबाद में कोचिंग जंक्शन है, जहां शाम को 3 बजे से लेकर के 7 बजे तक क्लासेस चलेंगी। और उस क्लासेस में पर डे आपके साथ जो है लगभग 3 महीने तक कोचिंग जंक्शन की पूरी टीम जो है डटी रहेगी और आपको सफलता के मुकाम तक पहुंचाएगी। यदि आप इलाहाबाद ऑफलाइन सेंटर तक पहुंचने में सक्षम नहीं हैं तो आप फटाफट मोबाइल उठाइए, प्ले स्टोर पर जाइए, टाइप करिए कोचिंग जंक्शन, COACHING हमारा कोचिंग जंक्शन ऐप का मोबाइल ऐप आपको मिलेगा, उसको इंस्टॉल कर लिए, क्रिएट अकाउंट करिए, लॉगिन करिए और वहां से आप जो है ऑनलाइन बैच परचेज कर लीजिए। आप जो है यूपीएसआई की तैयारी या किसी भी परीक्षा की तैयारी, वनडे एग्जाम्स की तैयारी, ढेर सारे वनडे एग्जाम्स की तैयारी आप हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए भी कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप इलाहाबाद के आसपास से हैं तो आप इलाहाबाद ऑफलाइन सेंटर पर जा सकते हैं। यदि आपके पास वहां जाने का समय नहीं है तो आप मोबाइल में प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करके तुरंत आज से ही जो है पढ़ाई शुरू कर दीजिए, क्योंकि समय जो है नहीं किसी के पास। समय जो है बड़ा कंपटीशन है और समय की कमी जो है आपको देखनी पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं करंट अफेयर की सीरीज इस एक मुद्दे के साथ। भारत पाकिस्तान के मुद्दे जो है, भारत और पाकिस्तान का संबंध जो है इसमें फिर से चर्चा में है। कारण यह है कि आपने देखा होगा पिछले 3-4 दिन पहले भारत और पाकिस्तान दोनों के डीजीएमओज ने, डीजीएमओ कहने का मतलब हुआ डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस, तो दोनों देशों के मिलिट्री ऑपरेशंस के महानिदेशकों ने आपस में बातचीत की थी हॉटलाइन पर और एक संयुक्त जो है अनाउंसमेंट किया कि दोनों देश सन 2003 के प्रस्तावित सीज फायर को लेटर एंड स्पिरिट मोड में मानने को प्रतिबद्ध हैं। कहने का मतलब भारत और पाकिस्तान दोनों देशों की सेनाएं सैन्य महानिदेशक स्तर, मिलिट्री ऑपरेशंस के महानिदेशक स्तर के तक के जो है दोनों का वक्तव्य आया है कि दोनों देश जो है संघर्ष विराम लागू करने पर प्रतिबद्ध हैं। यानी देखा जाए तो भारत पाकिस्तान के दृष्टिकोण से दोनों देशों के संबंधों को लेकर के इस समय फिलहाल इस पिछले 4-5 सालों को देखें तो इस 4-5 सालों में यह जो है बड़ा एक सुखद अध्याय है कि जब दोनों देशों की सेनाओं के बीच जो है ऐसा कोई पॉइंट देखने को मिला हो। इसके पीछे की ढेर सारी कड़ी है, इसकी रूपरेखा कैसे लिखी गई, पटकथा कैसे ली गई, क्या कारण है। अभी तक आपने देखा होगा कि पाकिस्तान ने पूरी कोशिश कर ली जो है भारत को बदनाम करने की कश्मीर के मुद्दों को लेकर के, लेकिन आपने देखा है कि परिस्थिति बदल चुकी है। कश्मीर में धारा 370 लगभग निष्क्रिय हो चुका है, जम्मू कश्मीर 2 अलग भागों में बांटा जा चुका है, जम्मू कश्मीर लद्दाख। तो बदली हुई परिस्थितियों में हो सकता है दोनों देशों की या वहाँ के सैन्य स्तर ने जो है महसूस किया होगा कि पाकिस्तान का जो ये सब है नाच नौटंकी, ये सब कोई प्रभाव नहीं डाल सकता भारत के उस पर। और भारत की प्रतिबद्धता भी देखी गई होगी चीन के साथ सीमा विवाद को लेकर के। तो हो सकता है वहाँ के सैन्य हुक्मरानों के मस्तिष्क में ये बात आई हो कि भारत के साथ रिश्ते बेहतर करने में ही पाकिस्तान की भलाई है। फिलहाल दोनों देशों के डीजीएमओज ने यह घोषणा कर दी थी कि 2003 में प्रस्तावित जो हुआ था, जो 2003 में सैन्य संघर्ष विराम जो लागू हुआ था, उसको इस आज से मतलब 2-3 दिन पहले से जो है फिर से उसी संघर्ष विराम को लेटर एंड स्पिरिट मोड में मतलब वास्तविक तरीके से लागू किया जाएगा। अब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान का भी बयान आया है। इमरान खान का बयान आया है कि वार्ता के जरिए भारत के साथ सभी मुद्दे सुलझाने के लिए पाकिस्तान तैयार है। ठीक है ना,
पाकिस्तान चाहता है कि भारत के साथ सभी जो है मुद्दे वार्ता के जरिए सुलझ जाएं। वैसे भी कोई भी मुद्दा हो, चाहे देशों के बीच हो, चाहे आदमियों के बीच हो, चाहे जिसके बीच हो, वो केवल वार्ता के जरिए ही सुलझा जा सकता है। युद्ध के जरिए किसी भी मुद्दे को सुलझाया नहीं जा सकता। एटलीस्ट आपको टेबल पर आना ही पड़ेगा। तो पाकिस्तान भी हो सकता है इस बात को समझा हो। भारत हमेशा से कहा आया है कि भारत पाकिस्तान के बीच जो भी मुद्दे हैं उनको जो है बायलैटरली बैठ करके सॉल्व किया जा सकता है, बशर्ते पाकिस्तान क्या करे, पाकिस्तान अपने यहाँ से राज्य पोषित आतंकवादी घटनाओं पर विराम लगाए। ठीक है ना, आतंकवादी घटनाओं पर विराम लगाए। अब देखते हैं इस संदर्भ में प्रश्न क्या बन सकता है पाकिस्तान से, और भारत के संदर्भ में क्या प्रश्न पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। ये तो पूछा नहीं जाएगा, इस बात की पूछे जाने की संभावना बहुत कम है कि पाकिस्तान के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है। अगर पूछा जाएगा तो आप बता देंगे इमरान खान है। ठीक है, पाकिस्तान की राजधानी पूछ ले तो आप क्या बताएंगे, पाकिस्तान की राजधानी बताएंगे इस्लामाबाद है। ठीक है ना। पाकिस्तान और भारत के बीच जो मुख्य मसला है, जो मुख्य मुद्दा है, सभी मुद्दे तो ढेर सारे मुद्दे हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा डिस्प्यूट है वो डिस्प्यूट है कश्मीर डिस्प्यूट। और कश्मीर डिस्प्यूट कह लीजिए इसलिए है क्योंकि दोनों की जो है कश्मीर की सीमा को लेकर डिस्प्यूट है। मतलब मुख्य रूप से बॉर्डर डिस्प्यूट जो है बड़ा अहम है भारत और पाकिस्तान के बीच। ठीक है ना, दोनों देशों के बीच जो सीमा विवाद है वो जो है सुलझने का नाम नहीं ले रहा है। अब प्रश्न बनता है कि भारत पाकिस्तान सीमा का निर्धारण किस रेखा द्वारा किया गया है। यह जो है प्रायः परीक्षा में पूछा जाता रहता है, स्टैटिक प्रश्न है कि भारत और पाकिस्तान के बीच की जो सीमा रेखा है वह किस आयोग द्वारा या किस रेखा के नाम से जो है जाना जाता है। तो भारत और पाकिस्तान जब बंटवारा हुआ भारत और पाकिस्तान का, तो एक आयोग का गठन किया गया। ठीक है ना, किसके, उसमें रेडक्लिफ एक व्यक्ति थे, सर रेडक्लिफ के जो है अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया। उस आयोग ने जो है इस सीमा के साथ जो है भारत पाकिस्तान की सीमा रेखा को डिमार्केट किया। एक इधर हो गया, और चूंकि उस समय जो है बांग्लादेश भी पूर्वी पाकिस्तान का हिस्सा था, तो इधर भी जो है क्या हुआ, इस रेखा को भी क्या कहा जाने लगा, इस रेखा को भी कहा जाने लगा रेडक्लिफ रेखा। ठीक है ना, तो यानी रेडक्लिफ रेखा जो है एक तो भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा है, और दूसरी कौन सी सीमा रेखा है, भारत और बांग्लादेश की सीमा रेखा, क्योंकि बांग्लादेश क्या था, पहले पूर्वी पाकिस्तान था। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, इस प्रश्न का सही जवाब होगा कि भारत पाकिस्तान की सीमा रेखा को रेडक्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। किस रेखा के नाम से जाना जाता है, रेडक्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। मैकमोहन रेखा कौन सी सीमा है, मैकमोहन रेखा को जो है भारत और चीन की सीमा रेखा के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना। डूरंड रेखा की बात आई है। डूरंड रेखा जो है, जब भारत और पाकिस्तान दोनों एक में थे, तब उस समय ब्रिटिश भारत और अफगानिस्तान के बीच सीमा रेखा को डीमार्केट करने के लिए डूरंड रेखा खींची गई थी। यानी इस समय वर्तमान संदर्भ में पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों देशों की जो सीमा रेखाएं हैं वह जो है डूरंड रेखा के नाम से जानी जाती है। किस रेखा के नाम से जानी जाती है, डूरंड रेखा के नाम से जानी जाती है। रेडक्लिफ रेखा के बारे में आपने जाना ही, यह भारत और पाकिस्तान के बीच जाने जाने वाली सीमा रेखा है। एक विकल्प है 10 डिग्री चैनल। तो 10 डिग्री चैनल कोई सीमा रेखा नहीं है, वरन आप जानते हैं 10 डिग्री यहाँ से होकर गुजरता है। तो यह जो है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को एक दूसरे से अलग करता है। ठीक है ना, आप जानते हैं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। तो जो अंडमान का क्षेत्र है और जो निकोबार का क्षेत्र है, उन दोनों के बीच जो डिवाइड है वो 10 डिग्री चैनल के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, क्योंकि यही से जो है 10 डिग्री रेखा गुजरती है। ठीक है ना, कौन सी रेखा गुजरती है, 10 डिग्री की अक्षांश रेखा गुजरती है। ठीक है ना, क्या बोलते हैं, अक्षांश रेखा, यानी लैटिट्यूड जो है गुजरता है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ क्या है, क्या अगला समाचार है। अगला समाचार भी सीमा रेखा से ही लेकर के है। भारत बांग्लादेश के बीच संबंधों के बीच एक बात आई है कि अपनी जमीन का दुरुपयोग नहीं होने देंगे दोनों देश। सुरक्षा और सीमा से जुड़े मुद्दों पर दोनों देश बढ़ाएंगे आपसी सहयोग। दरअसल कल जो है भारत और बांग्लादेश, यानी इंडिया और बांग्लादेश दोनों देशों के होम सेक्रेटरीज ने, किसने, होम सेक्रेटरीज ने वार्ता की। किस संबंध में,
भारत और बांग्लादेश की सीमा को फेंसिंग करने में, फेंसिंग करने का मतलब ये हुआ कि अभी कई जगह जो है भारत बांग्लादेश की सीमा खुली हुई है, उसको क्या किया जाए, उसको जो है मतलब फेंस का मतलब ये हुआ कि उसको जो है उस पर बॉर्डर टाइप का बना दिया जाए, ठीक है ना, या उस पर जो है कटीले तार वगैरह लगा दी जाए। तो कहने का मतलब जो खुली सीमा रेखा जहां जहां भारत और बांग्लादेश के बीच है उसको जो है अवरुद्ध करने पर भारत और बांग्लादेश के गृह सचिवों की जो है वार्ता हुई और गृह सचिवों ने कहा कि दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों की सहमति जो पूर्व में जताए थे, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री श्रीमती शेख हसीना, दोनों के बीच यह समझौता हुआ था कि दोनों देश क्या करेंगे, अपने आपसी सीमाओं को क्या करेंगे, फेंस करेंगे, यानी उस पर अवरोध उत्पन्न करेंगे, ठीक है ना, उसको क्या करेंगे, वहां जो है बाउंड्रीज जो है क्रिएट करेंगे। तो उसी के संदर्भ में, उसी के डेवलपमेंट के संदर्भ में दोनों देशों के होम सेक्रेटरीज की जो है चर्चा की गई। अब भारत का होम सेक्रेटरी कौन है, भारत का गृह सचिव कौन है, इस एक पॉइंट से एक बड़ा मुद्दा आपके सामने आ जाता है, भारत का गृह सचिव कौन है। तो भारत के गृह सचिव हैं इस समय अजय भल्ला। कौन है, अजय भल्ला है। तो इस सम्मेलन में जो है, इस बातचीत में भारत की तरफ से किसने हिस्सा लिया था, अजय भल्ला ने हिस्सा लिया था, और बांग्लादेश की तरफ से बांग्लादेश के गृह सचिव ने हिस्सा लिया था। और क्या बात आती है, भारत बांग्लादेश की सीमा की बात आती है। तो भारत बांग्लादेश की सीमा आप ये देख रहे हैं, रेड लाइन से जो है क्या की डीमार्केट की गई है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत और बांग्लादेश की जो सीमा है, चूंकि बांग्लादेश आप जानते हैं कि कहीं न कहीं भारत के अंदर ही उसकी अवस्थिति है, बांग्लादेश की सीमा के इस तरफ भी भारत है और ज़्यादातर इस तरफ भी क्या है, भारत है। तो भारत और बांग्लादेश की सीमाओं को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य कौन हैं, यह प्रश्न जो है बड़ा ही पूछा जाने वाला, बड़ा ही ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है, ठीक है ना, कि भारत और बांग्लादेश की सीमा रेखा के बीच पड़ने वाले भारतीय राज्य कौन कौन से हैं। तो आप मेरे साथ शुरुआत करिए और देखिए कि कौन कौन से राज्य जो है भारत और बांग्लादेश की सीमा रेखा पर पड़ते हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि इतनी जो रेखा है, ये यहाँ से यहाँ तक जो राज्य पड़ता है वो पड़ता है पश्चिम बंगाल। कौन सा पड़ता है, पश्चिम बंगाल की सीमा लगती है। सबसे पहला आपने नोट कर लिया कि भारत बांग्लादेश की सीमा पर स्थित पहला राज्य क्या आपने नोट कर लिया, पश्चिम बंगाल। दूसरा आप देखेंगे तो पाएंगे कि ये जो इधर इतनी सीमा है और इतनी सीमा इधर है, ये सीमा है असम की। किसकी सीमा है, असम की। तो यानी भारत और बांग्लादेश के बीच दूसरा जो राज्य है जो सीमा पर स्थित है वह है असम। तीसरा आपने नोट किया कि ये जो राज्य है यहाँ से यहाँ तक देख रहे हैं आप, यह है मेघालय। कौन सा है, मेघालय। तो भारत और बांग्लादेश की सीमा के बीच तीसरा राज्य कौन सा पड़ गया, तीसरा राज्य पड़ गया मेघालय। चौथा राज्य आप देखेंगे तो पाएंगे कि चौथा राज्य ये है और इसका नाम यहाँ ध्यान से देखिए लिखा गया है, ये है त्रिपुरा। क्या लिखा गया है, त्रिपुरा लिखा गया है, ठीक है ना, ध्यान से नोट करिएगा। तो चौथा जो राज्य क्या हो गया, वो हो गया त्रिपुरा। थोड़ा सा जो है, थोड़ा सा आप देखेंगे तो मिजोरम की भी जो है सीमा बहुत छोटी सी सीमा जो है बांग्लादेश के साथ लगती है, ठीक है ना। तो पांचवा राज्य क्या कह दिया जाएगा कि मिजोरम की सीमा भी बांग्लादेश से लगती है, ठीक है ना, मिजोरम की सीमा भी बांग्लादेश से लगती है। यहाँ के अलावा आप देखेंगे कि ये जो सीमा है ये इतनी सीमा भी बांग्लादेश से लगती है, क्योंकि इधर भी क्या है, बांग्लादेशी है, ठीक है ना। बांग्लादेश की स्थिति यहाँ तक है, इधर तो म्यांमार पड़ जाता है लेकिन यहाँ क्या है, बांग्लादेश है। तो मिजोरम के साथ भी भारत का राज्य जो मिजोरम है उसके साथ भी बांग्लादेश की सीमा लगती है। आपने भारत बांग्लादेश की सीमा पर भारतीय राज्यों के बारे में जाना, लेकिन प्रश्न जो है थोड़ा सा दूसरा पूछा गया है। प्रश्न पूछा गया है कि भारत की सीमा निम्नलिखित में से किस देश के साथ सबसे लंबी है। अब आप देखेंगे तो महसूस करेंगे यार चीन का जो है सबसे ज़्यादा होना चाहिए, कि पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा होना चाहिए, कि म्यांमार का होना चाहिए। मैप देखने पे लगेगा कि यार सब चीज़ वैसे ही लग रहा है। भारत चीन की सीमा देखेंगे तो पता चलेगा अरे यहाँ से यहाँ तक की जो है, यहाँ से यहाँ तक सीमा क्या है, भारत और चीन की सीमा है, लगता है सबसे बड़ी यही होगी। या आपके मन में आया कि यार पाकिस्तान के साथ भी तो बड़ी लंबी सीमा है, तो पाकिस्तान तो नहीं होगा, म्यांमार के साथ भी लंबी सीमा है। तो ये सब जो है दावे गलत हैं, ठीक है ना,
न तो भारत की सीमा चीन के साथ सबसे ज़्यादा लंबी है, न तो पाकिस्तान के साथ सबसे ज़्यादा लंबी है, और न ही सबसे ज़्यादा लंबी किसके साथ है, म्यांमार के साथ। भारत की सबसे ज़्यादा जो लंबी सीमा रेखा है वो लगती है बांग्लादेश के साथ। किसके साथ लगती है, बांग्लादेश के साथ। क्योंकि आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि इस तरीके से शुरुआत होती है, ये ऐसे ऐसे करके जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस जो है बढ़ता जाता है, ठीक है ना। जो दूरी है सीमा की वह दूरी बढ़ती जाती है। तो भारत और बांग्लादेश की जो सीमा है वह लगभग जो है 4096 किलोमीटर के आसपास है, ठीक है ना। कितना किलोमीटर आसपास है, 4096 किलोमीटर के आसपास है। यानी अगर देशों को सीमा के साथ जो है लंबाई के दृष्टिकोण से देखेंगे तो सबसे ज़्यादा पहला जो नाम आएगा वो क्या आएगा, वह नाम आएगा कि बांग्लादेश के साथ भारत की सीमा रेखा सबसे ज़्यादा लंबी है, ठीक है ना। बांग्लादेश के साथ भारत की सीमा सबसे ज़्यादा लंबी है। दूसरा राज्य आता है चीन। बांग्लादेश के बाद जिस देश के साथ भारत की सीमा रेखा सबसे ज़्यादा है वो है चीन। तीसरा आता है पाकिस्तान, और चौथा उसके बाद फिर क्या आता है, म्यांमार वगैरह आता है, ठीक है ना। उसके बाद और अफगानिस्तान वगैरह को देख लीजिए, मैंने एक बार पढ़ाया था, तो ये आपका क्या हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा, ठीक है ना। ये नोट किए रहिएगा कि भारत की बांग्लादेश के साथ सबसे ज़्यादा लंबी लैंड बाउंड्री है, ठीक है ना। क्या है, लैंड बाउंड्री है। चीन या पाकिस्तान गलत टिक करके परीक्षा में नहीं आना है आपको। अगला जो मुद्दा जुड़ा हुआ है वह जुड़ा हुआ है यूएस और सऊदी अरबिया को लेकर के, ठीक है ना। यूएस और सऊदी अरबिया को लेकर के मुद्दा क्या है, मुद्दा यह है कि जमाल खाशोगी की हत्या से जुड़ी एक अमेरिकी रिपोर्ट सार्वजनिक कर दी गई है। उस रिपोर्ट को सऊदी अरब ने नकारा है। 76 लोगों पर प्रतिबंध लगाया गया अमेरिका की तरफ से। तो मैटर थोड़ा सा 1 साल 2 साल पुराना है, आप जान लीजिए। बगल में जो व्यक्ति दिख रहे हैं इनका नाम है जमाल खाशोगी। क्या नाम था, है नहीं कहना ये ठीक होगा कि इनका नाम था जमाल खाशोगी, ठीक है ना। जमाल खाशोगी जो है सऊदी अरब के बहुत अच्छे पत्रकार थे। बाद में इनके सऊदी अरब के शासकों के साथ संबंध जो है थोड़ा सा बिगड़ते चले गए। तो ये जो है ये स्वयं निर्वासन पर चले गए, कहाँ, तुर्की में जो है यह जीवन बिताने लगे। और वहाँ से जो है इन्होंने आलोचना शुरू कर दी सऊदी अरब के शासकों की, विभिन्न जो है मानवाधिकारों को लेकर के कि सऊदी अरब में ये चीज़ें ठीक नहीं है, मानवाधिकारों के दृष्टिकोण से ये ऐसा नहीं है वैसा नहीं है। तो मतलब कुल मिलाकर के ये जो है सऊदी अरब शासकों के जो है मुखर आलोचक बन गए। अब क्या हुआ कि ये तुर्की में थे, ठीक है ना, सऊदी अरब के हैं लेकिन कहाँ थे, तुर्की में थे। इनको जो है महसूस हुई कि हम, इनकी फियांसे थी, इनकी प्रेमिका थी, इनको महसूस हुई कि हम इनके उसके साथ जो है शादी कर लें। तो शादी करने के लिए वो चले गए डॉक्यूमेंट बनवाने सऊदी के काउंसुलेट में, ठीक है ना। सऊदी अरब का जो वाणिज्य दूतावास है, ठीक है ना, तुर्की में सऊदी अरब का जो वाणिज्य दूतावास है वहाँ पहुँच गए श्री जमाल खाशोगी जी। उनकी प्रेमिका भी गई थी। तो ये चले गए अंदर, ठीक है ना, ये अंदर चले गए, लेकिन अंदर जाने के बाद लौट करके कभी वापस नहीं आए। पहले तो सऊदी अरबिया ने कहा कि ये अंदर गए ही नहीं। फिर उसने जब कुछ सीसीटीवी रिपोर्ट दिखाई गई तो कहे अच्छा अंदर गए थे लेकिन बाहर भी चले गए। और जब बाहर जाने की कोई भी रिपोर्ट नहीं मिल पाई तो बाद में जो है सऊदी अरबिया ने स्वीकार किया कि जमाल खाशोगी जो है सऊदी अरब के वाणिज्य दूतावास में ही उनकी मौत हो गई थी, ठीक है ना, वाणिज्य दूतावास में ही उनकी मौत हो गई थी। अब देखिए इस घटना को अंजाम दिया कैसे गया। इनका जो है ये तो तय बात है कि इनका मर्डर हुआ था, ठीक है ना, इनका मर्डर हुआ था। कहाँ मर्डर हुआ था, तुर्की के सऊदी अरब के वाणिज्य दूतावास में। जानते हैं हर देश में प्रायः जो है जितने देश हैं उनके क्या होते हैं, दूतावास होते हैं, एम्बेसीज वगैरह होती हैं। तो तुर्की में जो सऊदी अरब का दूतावास था वहाँ ये गए थे। जैसे ही गए वहाँ के अधिकारियों ने फ़ोन किया, कहाँ, सऊदी अरबिया फ़ोन किया। और सऊदी अरबिया चूँकि तुर्की का बड़ा ही मतलब देखा जाए बहुत ज़्यादा दूरी नहीं है, वहाँ से एक प्रशिक्षित हथियारों की टीम चली गई। कहाँ, वो टीम चली गई सऊदी अरब, तुर्की चली गई।
आप जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में वियना कन्वेंशन के तहत जो है, जो डिप्लोमेटिक लोग होते हैं, जो सरकारी लोग होते हैं, सरकार से जुड़े हुए लोग होते हैं, उनकी जो है डिटेल खंगाली दी जाती है एयरपोर्ट पर। न तो उनके बारे में बहुत जांच पड़ताल की जाती है, क्योंकि उनके ऊपर ठप्पा लगा रहता है कि हाँ ये सरकार की तरफ से है, भारत सरकार की तरफ से है, या ये यूएसए की तरफ से आए हैं, या ये फिर सऊदी अरेबिया की तरफ से आए हैं। तो जिसपे जो है एक दूसरे के राजनयिकों की मुहर लगी होती है कि ये इस देश के राजनयिक है, डिप्लोमेट हैं, उनकी जो है एयरपोर्ट पर जांच पड़ताल नहीं की जाती है, उनके विमान को उतरने की अनुमति दी जाती है और उनसे कुछ पूछताछ वगैरह नहीं की जाती है। तो सऊदी अरेबिया का विमान क्या किया, तुर्की पहुंचा, 20-25 स्पेशल हथियारों को लेकर के गया उस कंसुलेट में, इनके बॉडी को चॉप ऑफ किया, टुकड़े टुकड़े काट करके, इनका तो कहीं मिला भी नहीं, पता नहीं किस एसिड से जला करके क्या कर दिया गया। बहरहाल उसके बाद फिर ये फ्लाई बैक होकर के कहाँ गया, सऊदी अरब वापस आ गया। तो इस हत्या को अंजाम देने के पीछे सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, शार्ट नेम में कहा जाता है MBS, उनका जो है हाथ माना जाता है कि बिना उनकी अनुमति के सऊदी अरब से एक जो है मतलब इतनी बड़ी टीम तुर्की जा करके किसी पत्रकार की हत्या करके चली आएगी, यह बिना उनकी अनुमति के संभव नहीं है। और इसी को जो है अमेरिका की जो खुफिया रिपोर्ट है उसमें इसी बात को बताया गया है कि जमाल खाशोगी की जो हत्या हुई थी उसमें सीधा सीधा सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का हाथ था। किसका हाथ था? मोहम्मद बिन सलमान का हाथ था। अब आप जानते हैं कि अमेरिका प्रायः जो है ढिढोरा पीटता रहता है कि वह जो है मानवाधिकारों का सबसे बड़ा समर्थक देश है, ठीक है ना। जब जोसेफ बिडेन यानी जो बिडेन जो इस समय अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति हैं, जब वो चुनाव लड़ रहे थे तो बड़ी घोर निंदा कर रहे थे किसकी? सऊदी अरबिया की, कि सऊदी अरबिया जो है मानवाधिकारों का उल्लंघन करने वाला देश है। जब वो सत्ता में आएंगे तो सऊदी अरबिया को कड़ा सबक सिखाएंगे, इस जमाल खाशोगी मर्डर की पूरी अच्छे से जांच कराएंगे। तो तमाम बातें जो है मानवाधिकारों के समर्थन में कही, क्योंकि वहाँ का जो समाज है थोड़ा सा ज़्यादा सिविल है, मानवाधिकारों को लेकर के वहाँ का जो समाज है कुछ ज़्यादा ही सेंसिटिव है, ठीक है ना, संवेदनशील है। तो उनको वोट्स वगैरह मिल गए होंगे, पॉलिटिकल रहा होगा। तो उन्होंने क्या किया, भाई कुछ तो करना ही था, पॉलिटिकल प्रेशर भी था उनके ऊपर। उन्होंने क्या किया, अमेरिकी रिपोर्ट को उजागर कर दिया गया जिसमें ये बताया गया है कि MBS के ही आदेश पर सऊदी अरब के अधिकारियों की टीम गई थी और जमाल खाशोगी की हत्या की थी। लेकिन अमेरिका जो है इतनी हिम्मत नहीं कर सकता है कि सऊदी अरब के इन प्रिंस को, इन क्राउन प्रिंस को प्रतिबंधित कर सके, इनके खिलाफ कुछ बोल सके कि इनको जो है प्रतिबंधित किया जाता है और इनको कभी USA आने की अनुमति नहीं दी जाएगी, इन पर वीजा रेस्ट्रिक्शंस लगा दिया जाए। ऐसा कुछ भी करने की अमेरिका के अंदर इसलिए हिम्मत नहीं है क्योंकि उस पूरे मिडल ईस्ट में जो है अमेरिका का अगर सबसे बड़ा कोई सहयोगी है तो वो है सऊदी अरबिया, ठीक है ना। कौन सा है देश? सऊदी अरब है। अब सऊदी अरब से रिश्ते बिगड़ जाएंगे तो उसी जगह जो है एक ईरान है, ईरान के साथ रिश्ते बिगड़े हुए हैं ही, तो उसको बैलेंस करना जो है मुश्किल हो जाएगा। इस वजह से अमेरिका जो है MBS को प्रतिबंधित करने की भी हिम्मत नहीं कर पा रहा है। लेकिन उसने क्या किया, छोटे अधिकारियों पर गाज गिरा दी है, कुछ छोटे लोगों को क्या कर दिया है, उनके वीजाज को कैंसिल कर दिया है, उनके आवागमन को प्रतिबंधित कर दिया गया है, मांग किया है कि ऐसे लोगों को जो है अमेरिका को सौंप दिया जाए। तो ये सब तमाम बातें जो है चलती रहती हैं। तो अगर कभी जमाल खाशोगी का नाम पूछे तो आप बता दीजिएगा कि ये जो है वाशिंगटन पोस्ट के लिए कॉलम लिखते थे, ठीक है ना। अमेरिका का एक अखबार है वाशिंगटन पोस्ट, उसके लिए जो है कॉलम लिखते थे। सऊदी अरब के मूल निवासी थे और तुर्की में जो है इनकी हत्या हो गई थी, ठीक है ना, जमाल खाशोगी जी की। हालांकि यह मैटर जो है 2018 का है जब उनकी हत्या हुई थी, लेकिन हो सकता है फिर से चर्चा खुली है तो न्यूज़ में है, तो न्यूज़ का मतलब क्या है, करंट में है तो जान लेना जरूरी है। और एक बात जो जान लेना जरूरी है वो ये कि सऊदी अरबिया की राजधानी क्या है। सऊदी अरबिया की राजधानी है रियाद, इस बात को नोट कर लीजिएगा। आप दुबई को न टिक करके आ जाइएगा, ठीक है ना। दुबई सऊदी अरबिया में बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं कि दुबई गए, अच्छा सऊदी गए, सऊदी गए दुबई गए, दुबई कहाँ है, सऊदी अरबिया कहाँ है। तो दुबई एक शहर है UAE का, दुबई का सऊदी अरब से कोई संबंध नहीं है, ठीक है ना। दुबई का सऊदी अरब से कोई संबंध नहीं है। दुबई शहर कहाँ का है,
यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात का है, और उस संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है अबू धाबी, ठीक है ना। यानी यह किसी देश की राजधानी भी नहीं दुबई, दुबई मात्र एक शहर है किसका, यूएई का। और सऊदी अरब की राजधानी क्या है, सऊदी अरब की राजधानी है रियाद। ठीक, 3 बातें आपने जानी कि सऊदी अरब की राजधानी क्या है, सऊदी अरब की राजधानी है रियाद, अबू धाबी राजधानी है यूएई की, और दुबई एक शहर है कहाँ का, यूएई का। कुवैत सिटी लिखा है, कुवैत सिटी जो है राजधानी है कुवैत का। कुवैत भी मिडिल ईस्ट का एक पॉपुलर देश है, वहाँ तेल उत्पादन काफ़ी होता है। इराक और कुवैत युद्ध के कारण जो है काफ़ी चर्चा में रहा था यह, इराकियों ने पहले हमला कर दिया था कुवैत पर। चलिए अगला समाचार देखते हैं। अगला समाचार है नए आईटी नियमों को लेकर के चर्चा में। नए आईटी नियम क्या हो गए हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जुड़े नए कानून क्या बने हैं। दरअसल इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया कह लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक्स मिनिस्ट्री कह लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक्स मिनिस्ट्री ने जो है नोटिफिकेशन जारी किया है कि चाहे वो ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म जिसको OTT कहा जाता है, जैसे आप देखे होंगे अमेजन, नेटफ्लिक्स, इन सब का ऐप है, इन सब के वीडियो जो है चलते हैं, या ALT बालाजी वगैरह हो गया, तो ये सब इन सब को कहा जाता है OTT, ओवर द टॉप। इनको प्रतिबंधित करने के लिए भारत सरकार के पास कोई कानून नहीं था, ठीक है ना, क्योंकि जो सिनेमा घरों का कानून था उसमें UA करके जो सर्टिफिकेट दिया जाता था वो इन पर लागू नहीं होता था। लेकिन अब क्या कर दिया गया है, इनको भी इस कानून के दायरे में लाया गया है, ठीक है ना, इनको भी इस कानून के दायरे में लाया गया है। किसको, OTT यानी ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म्स जो है, जो इंटरनेट के जरिए जो है वेब सीरीज दिखाने वाले जो है प्रोवाइडर्स हैं, उनको भी इस जो है अंडर एज, यूनिवर्सल, इन सब के जो है एडल्ट, इन सब की श्रेणी में जो है लाया गया है, ताकि क्या किया जा सके, ताकि इन पर जो है जो तमाम तरह की पोर्नोग्राफी से रिलेटेड चीज़ें हैं, कंटेंट हैं, या एब्यूजिंग कंटेंट है, उनको क्या किया जा सके, उनको प्रतिबंधित किया जा सके, उनको हटाया जा सके। ठीक, एक तो नियम ये जारी हुआ किसमें, नए आईटी नियम में नोटिफिकेशन जारी हुआ है कि OTT प्लेटफॉर्म्स को भी क्या किया जाएगा, रेगुलेट किया जाएगा। ठीक, वो मनमानी नहीं करेंगे, वेब सीरीज में जो मन करेगा वो नहीं दिखाएंगे, सरकार के निर्देशों का उन्हें भी उसमें भी पालन करना होगा। दूसरा ये है कि जो बड़ी टेक कंपनियां हैं, जैसे फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, तो इनकी जो है मनमानी बढ़ती जा रही है। मनमानी का मतलब सरकार कोई बात कहती है तो ये सरकार की बात को नकार देती है। उसका कारण ये है कि इनके समर्थक बहुत हैं। अगर सरकार ये चाहे कि भैया हम आज फेसबुक को बंद कर देंगे, तो सरकार लीगली तो ऐसा कर सकती है, सरकार के पास लीगली ऐसा हक है कि वह फेसबुक को अपने भारत की सीमा में इस्तेमाल होने से रोक दे। लेकिन सरकार ऐसा इसलिए नहीं कर पाती है क्योंकि फेसबुक के करोड़ों यूजर्स हैं भारत में। आज फेसबुक बंद हुआ, कल वो सड़क पर उतर जाएंगे, सरकार मुर्दाबाद, सरकार मुर्दाबाद, सरकार मुर्दाबाद। यानी इस समय जो है, इस बदले हुए वैश्विक परिदृश्य में जो है, कुछ ऐसी टेक कंपनियां हैं, जैसे फेसबुक हो गया, गूगल हो गया, या ट्विटर हो गया, ये सब इतनी पावरफुल हो गई हैं, चूंकि ये सब कॉमन पीपल से इतना जुड़ गई है कि सरकारों के लिए भी बड़ा चुनौती हो गया है इनको दिशा निर्देश दे पाना और इनको रेगुलेट कर पाना बड़ा चुनौती भरा हो गया। ये इनकार कर देती हैं कि हम आपके इस कानून को नहीं मानेंगे। अब आप क्या करेंगे, आप रोक लगा देंगे तो विद्रोह हो जाएगा। तो इसको देखते हुए जो है, अभी समय था तो नया आईटी नियम लगाया गया। उस नियम के तहत जितनी इंटरनेट मीडिया इंटरमीडिएरी है, ठीक है ना, उनको 2 कैटेगरी में बांटा गया। एक को कहा गया इंटरनेट मीडिया इंटरमीडिएरी, ठीक है ना, क्या कहा गया, इंटरनेट मीडिया इंटरमीडिएरी। इंटरमीडिएरी का मतलब होता है मध्यस्थ, इंटरमीडिएरी का मतलब होता है मध्यस्थ, जो इंटरनेट पर मीडिया का क्या करते हैं, मध्यस्थता करते हैं। जैसे आप देखे होंगे कि फेसबुक पर जो है तमाम तरह के समाचार चलते रहते हैं, सही गलत, तमाम तरह कोई फेक न्यूज चला जा रहा है, कोई कुछ चला जा रहा है, मतलब तमाम तरह की सूचनाएं चल रही है, न्यूज चल रही है। तो उस न्यूज को जो है क्या करना, सरकार रेगुलेट करना चाहती है। तो उसने क्या किया है, इन कंपनियों को 2 कैटेगरी में बांट दिया है कि ऐसी कंपनियां जिनके यूजर्स 50 लाख से ज्यादा होंगे, कितने लाख से ज्यादा होंगे,
50 लाख से ज़्यादा होंगे उन्हें कहा जाएगा सिग्निफिकेंट इंटरनेट मीडिया इंटरमीडियरी। क्या कहा जाएगा? सिग्निफिकेंट इंटरनेट मीडिया इंटरमीडियरी उन्हें कहा जाएगा। जिनके 50 लाख से कम होंगे उन्हें केवल क्या कहा जाएगा? इंटरनेट मीडिया इंटरमीडियरी, ठीक है ना, इंटरनेट मीडिया इंटरमीडियरी। और जिनके पास 50 लाख से ज़्यादा यूजर्स होंगे उनके लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। विशेष प्रावधान में यह प्रावधान शामिल है कि ये सारी कंपनियां भारत में एक ग्रीवांस अफसर को नियुक्त करेंगे, मतलब शिकायत निवारण अधिकारी की नियुक्ति करेंगे। और इस शिकायत निवारण अधिकारी का काम होगा कि लोगों से या सरकार से आपत्तिजनक कंटेंट के संबंध में जो भी शिकायत मिलेगी 36 घंटे के अंदर उसको अपने प्लेटफॉर्म से हटाना होगा। विथिन 36 आवर दे शैल बी कंपेल्ड टू रिमूव दैट कंटेंट, ठीक है ना। उन्हें क्या किया जाएगा? 36 घंटे के अंदर अपनी सामग्री को, उस आपत्तिजनक सामग्री को हटाना पड़ेगा। पहली चीज ये हो गई, ठीक है ना। दूसरा यह बताना पड़ेगा कि इस आपत्तिजनक कंटेंट की शुरुआत सबसे पहले जो है किस यूजर के द्वारा शुरू की गई, क्योंकि इंटरनेट पर पता ही नहीं चल पाता कि न्यूज की शुरुआत कहाँ से हुई। इतना सर्कुलेट हो जाता है इधर से उधर, पता नहीं चलता कि इसने, ये किसका जो है माइंड था, किसने जो है इसको पहले क्रिएट किया। तो यह जो है टेक कंपनियां ही बता सकती हैं कि इसका क्रिएशन सबसे पहले किस यूजर के द्वारा किया जाएगा। तो जो यूजर आपत्तिजनक कंटेंटों को या सामाजिक भेदभाव को कलंकित करने वाले, विद्रोह बढ़ाने वाले कंटेंट को पोस्ट करेगा, सरकार उन्हें क्या करेगी? सरकार उन पर कार्रवाई आसानी से कर पाएगी। तो दो जो है निर्देश दिए गए हैं इंटरनेट मीडिया एडवाइजर्स, इंटरनेट मीडिया इंटरमीडियरीज को। पहला कि उन्हें भारत के अंदर शिकायत निवारण अधिकारी की नियुक्ति करनी होगी जो शिकायत मिलने के 36 घंटे के अंदर आपत्तिजनक कंटेंट को हटाएंगे। दूसरा यह भी बताएंगे वो कि ऐसे किस यूजर के द्वारा वह कंटेंट पहली बार जो है सोशल मीडिया पर शेयर किया गया है, ठीक ना। प्रश्न आपसे पूछा गया है, प्रश्न को फिर से एक बार ध्यान से देख लीजिए। प्रश्न पूछा गया है कि सिग्निफिकेंट इंटरनेट मीडिया इंटरमीडियरी किसे कहा जाएगा? तो ऐसे सोशल मीडिया कंपनियां जिनके यूजर 50 लाख से ज्यादा हैं उन्हें क्या कहा जाएगा? उन्हें कहा जाए सिग्निफिकेंट इंटरनेट मीडिया इंटरमीडियरी। जिनके 50 लाख से कम है उन्हें कहा जाएगा केवल इंटरनेट मीडिया इंटरमीडियरी, ठीक है ना। उन्हें केवल क्या कहा जाएगा? केवल इंटरनेट मीडिया इंटरमीडियरी कहा जाएगा। इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। और देखिए और क्या समाचार है। समाचार है उपभोक्ता शिकायत निवारण के संबंध में। उपभोक्ता शिकायत निवारण के लिए 15 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शुरू हुआ ई दाखिल पोर्टल। आपने देखा होगा कि 2019 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था, ठीक है ना। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था। इस अधिनियम का उद्देश्य था कि उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा की जा सके। उपभोक्ता का मतलब जैसे हम कोई बिस्किट बनाने वाली कंपनी है, उसका बिस्किट अगर हमने खरीदा तो हम उसके उपभोक्ता कहे जाएंगे। क्या कहे जाएंगे? उपभोक्ता कहे जाएंगे। अब पता चला कि यह बिस्कुट क्या था? यह बिस्कुट बिल्कुल नकली और फर्जी था। तो अब हम कंपनी से कुछ कहते हैं, कंपनी मानती नहीं। तो इसके लिए हमें कहाँ जाना होगा? इसके लिए हमें जाना होगा उपभोक्ता शिकायत निवारण सिस्टम के पास जाना होगा। और उपभोक्ता शिकायत निवारण के लिए एक ऑनलाइन व्यवस्था शुरू की गई है कि ऑफलाइन आप कहाँ ढूंढेंगे, कहाँ पाएंगे, दिल्ली जाएंगे, कहाँ जाएंगे, कैसे जो है किसी वकील को करेंगे। उसके लिए एक सिस्टम बनाया गया है कि आप जो है ई दाखिल पोर्टल पर जाइए, यानी ई दाखिल .nic.in पर जाइए और उसकी फीस पे कर दीजिए। फीस इसलिए पे करना जरूरी है, अगर फीस नहीं लिया जाएगा कुछ लोग फर्जी आरोप लगाने लगेंगे, तो फीस जो है पे करना जरूरी हो जाता है। बाद में आपको अगर आपकी बात सही रही तो आपको रिटर्न कर दिया जाएगा। तो वो फीस पे करके आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं कि हमने जो है इस कंपनी का कोई उत्पाद लिया था लेकिन वह कंपनी मानकों पर खरी नहीं थी, ठीक है ना।
यानी उपभोक्ताओं के शिकायत निवारण के लिए ई दाखिल पोर्टल लॉन्च किया गया था। ठीक है ना, कब लॉन्च किया गया था? 2020 में ही लॉन्च किया गया था। और सबसे पहले इसे दिल्ली राज्य ने लॉन्च किया था राज्यों के हिसाब से। इस समय आज की अवस्थिति तक जो है कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री का जो डाटा आया है, उस डाटा के अनुसार 15 राज्यों में जो है यह 15 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश जो है इस ई दाखिल पोर्टल को लागू करने पर सहमत हो गए हैं। ठीक है ना, 15 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में ई दाखिल पोर्टल लागू हो गया है। तो एक प्रश्न बनता है कि उपभोक्ता शिकायत निवारण के लिए कौन सा पोर्टल जारी किया गया है? 4 तरह के ऑप्शन बनाए गए हैं, ई साफ, जेम पोर्टल, ई दाखिल, एनपीएस CRA। सही जवाब आपने अभी अभी पढ़ा है कि उपभोक्ता शिकायत निवारण के लिए ई दाखिल पोर्टल बनाया गया है। कौन सा पोर्टल बनाया गया है? ई दाखिल पोर्टल बनाया गया है। ई साफ पोर्टल मेरी जानकारी में कोई है नहीं, मैंने तो ऐसे ही विकल्प में ऐड कर दिया था। जेम पोर्टल जो है, जेम पोर्टल का पूरा नाम है गवर्नमेंट ई मार्केटिंग। ठीक है ना, गवर्नमेंट ई मार्केटिंग। यह पोर्टल इसलिए बनाया गया है कि सरकारी संस्थान जितने हैं, चाहे कोई सरकारी डिपार्टमेंट हो, उसे जो आवश्यकता पड़ेगी छोटी मोटी वस्तुओं की, उसकी खरीदारी वह जो है इस पोर्टल से करेगा। यह पोर्टल बिल्कुल वैसे ही जैसे आप अमेजन की वेबसाइट पर जाते हैं, सामान को देखते हैं और रेट कंपेयर करके आप ऑर्डर दे देते हैं, ठीक उसी प्रकार से जेम पोर्टल पर सरकारी विभाग क्या करेंगे, इस पर जाएंगे और उनकी आवश्यकता की जो चीज़ होगी इस पर रेट कंपेयर करके उसी से खरीदारी कर लेंगे। इससे क्या होता है? इससे पारदर्शिता बढ़ता है। नहीं तो सरकारी विभागों में ये होता है कि 10 रुपए का सामान है, उसको बताते हैं कि मार्केट में 50 रुपए का मिला। अब जब ये जेम पोर्टल से खरीदना अनिवार्य हो गया तो पैसा कैसे कटेगा? पैसा इलेक्ट्रॉनिकली कटेगा और कंपेयर से रहेंगे रेट, तो जो है एक पारदर्शिता आएगी। इस वजह से जो है जेम पोर्टल की रचना की गई थी। ठीक है ना, जेम पोर्टल बनाया गया था। एनपीएस CRA तो जो है नई पेंशन योजना से संबंधित है, इसका इससे इन सबसे कोई संबंध नहीं है। तो ठीक है, इस पूरे टॉपिक के साथ इस करंट अफेयर की सीरीज को समाप्त करेंगे। चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने मित्रों यारों को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार, आपका दिन शुभ रहे।